तो हेलो बच्चों, मेरा नाम गौर श्रीवास्तव है और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो अगर आज आपको सही से समझ में आ जाएगा तो ये आपको 11th में और 12th में भी फिर से मिलने वाला है। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को समझते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बात बताना चाहूँगा कि अगर हमने एटम्स पढ़ लिया, एटम्स को समझ लिया, तो हम मॉलिक्यूल को ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे। आज इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि पास्ट में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में उसकी क्या ज़रूरत है। पास्ट में हमने फर्स्ट केमिस्ट्री में 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। जैसा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैटर क्या होता है। हाँ बच्चों, आप लोग सही हो। मैटर होता है 1 मिनट, मैं 1 मिनट इंग ले लूँ, 1 मिनट। हाँ, तो कहाँ पे हम लोग थे कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is called matter and has mass is called matter। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास स्पेस हो और वो उसका अपना मास हो, वो क्या होती है, मैटर होती है। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था इस बारे में। हमने सीखा था कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी लास्ट टाइम जो इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं हम लोग, कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यानी जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, हाँ बच्चों, उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जाने कि एटम क्या होता है और उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो देखिए, हमारे एक एंशिएंट फिलोसोफर थे महर्षि कन्नद, जैसे आप यहाँ पे उनको देख पा रहे हो। इन्होंने मैटर के बारे में बताया था कि उन्होंने मैटर को पदार्थ कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ इस वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कौन, परमाणु। उन्होंने ये कहा कि मैटर जो होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, परमाणु। उसके लिए उन्होंने एक रीजन भी दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे गोल्ड ब्रिक है, यानी एक गोल्ड की ईंट है और उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं बीच से। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी भी तरह से अगर हम किसी एक गोल्ड की ब्रिक को, यानी एक गोल्ड की ईंट को बराबरी भागों में बीच से काटते जाएं, उस लेवल तक काटते जाएं कि अब वो जो है अब आगे डिवाइड नहीं हो सकती, यानी अब आगे कट नहीं सकती। यानी अब हम उसको, उस छोटे से पार्टिकल को, उस ब्रिक के अब आगे काट नहीं सकते। उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एटम कहा, या उनके भाषा में कहा जाए तो परमाणु। उन्होंने तो परमाणु कहा था, लेकिन अब ये एटम वर्ड किसने लेके आ गया। तो आइए हम जानते हैं कि एटम वर्ड किसने यूज किया सबसे पहले। तो भाई एटम वर्ड जो था वो जॉन डेंटन साहब ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। ये देखो, आप यहाँ पे डायग्राम पे देख भी सकते हो, ये है जॉन डेंटन। इन्होंने इसी सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा, एटम कहा, बाय द नेम ऑफ एटम। अब एटम ही बुलाने का क्या रीजन था, क्योंकि एटम का अपना मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी अब जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई पार्टिकल जो कि अब इनडिविजिबल है, जिसको हम अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है, एटम है। उसी के साथ साथ कुछ और एंशिएंट फिलोसोफर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंबाइन फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। ये अलग अलग पार्टिकल्स जो है अलग अलग वेरियस कंबाइन फॉर्म में एडजस्ट करते हैं और वेरियस अलग अलग काइंड ऑफ मैटर्स को बनाते हैं। उन्होंने इसी कंबाइन फॉर्म ऑफ एटम्स को क्या कहा, मॉलिक्यूल्स कहा। यानी एटम के कंबाइन फॉर्म को उन्होंने क्या कहा, एटम के कंबाइन फॉर्म को ही वो, या फिर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। यानी कि 1, 2 या 2 से अधिक जितने भी हो सके एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, आगे आते हैं। तो अब तक हमने 2 बेसिक कंसेप्ट पढ़े। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि जो भी मैटर है वर्ल्ड में, या फिर जो भी हमको दिखाई देता है, वो किससे बना होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और इसीलिए हमको अलग अलग मैटर्स दिखते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हुए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो मैटर है वो लिक्विड से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लिक्विड जो है वो गैस से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। सॉलिड जो होता है वो
फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप में होता है, जबकि लिक्विड फिक्स वॉल्यूम फिक्स शेप में नहीं होता है। गैस भी जो है फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप में नहीं होती है। और भी कई प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफर करती है बच्चों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि दो हाइड्रोजन के एटम दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, दो H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो एटम्स मिलके, यानी ये मान लो एटम नंबर 1 और ये मान लो एटम नंबर 2, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं। तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। ओके, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से, सेम एटम से नहीं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक अलग है और ऑक्सीजन अलग है, और इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, वाटर बना दिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए हमने अभी तो ये बात पढ़ ली कि हाँ, जो एटम होता है वो सबसे टाइनी पार्टिकल होता है मैटर का, लेकिन अब इसको प्रूव भी तो करना चाहिए ना भाई, इसको प्रूफ भी तो होना चाहिए। ऐसे ही तो किसी ना किसी करने पे तो हम मानने नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पास के साइंटिस्ट ने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव करने की कोशिश की, और एक 3 केमिकल कॉम्बिनेशन, 9 केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए, जो है कि हम सामने देख पा रहे हैं। उन्होंने 9 केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों बनाए, ये कंफर्म करने के लिए कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान से रख लो बच्चों, कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, और इसी को प्रूव करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए। ओके, ये 3 लॉस कौन कौन से हैं? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, यानी 11th-12th में पढ़ेंगे। आपके 9th क्लास में बच्चों सिर्फ 2 कंसेप्ट हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम लोग सिर्फ पहला लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जानेंगे कि आखिर ये है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है, और कैसे ये प्रूव करता है कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो भाई देखो, कोई भी लॉ जानने से पहले सबसे बड़ी बात तो बात ये है कि हाँ भाई, इसको बताया किसने? इसको बताया नेबुजियन साहब ने 1774 में। और उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर होता है वो नाइदर क्रिएटेड है नॉन डिस्ट्रॉयड है, यानी जो मैटर होता है किसी केमिकल रिएक्शन में ना ही कभी बनता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मैटर जो है कभी नहीं बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इनको और अच्छे भाषा में उन्होंने ये कहा कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास means that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of reactant, there is no change in mass during a chemical reaction। यानी कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है और जो टोटल, अब देखो भाई बेटा लोग बने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में जान लेते हैं कि वो बेसिकली होता क्या है। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वो चीजें होती हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। एज ए एग्जाम्पल आप ले लो कि हमारे घर पे हम लोग क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? चीनी, चाय पत्ती और पानी से, दूध भी जानते हैं कई बार। तो चीनी, चाय पत्ती और पानी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो चीनी, चाय पत्ती और पानी एज एन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, रिएक्टेंट हो सकते हैं, और हमारा चाय है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो इन्होंने ये कहा कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, यानी जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट है, वो क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। यानी जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के होने के समय। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट अपने दिमाग में याद रखना। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास in a chemical reaction defines that the total mass of product is equal to the total mass of reaction, या फिर हम कह सकते हैं कि there is no change in mass during a chemical reaction। अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हो तो पक्का आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और भी अच्छा लिखना है तो आप लिख सकते हो कि this law of conservation of mass is given by नेबुजियन।
कौन दिए थे? लैवोजियर। ओके, अब आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन होता है। तो बच्चों देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, अभी वैसे आप लोग को IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाया नहीं गया होगा, जो को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, एक और बात दी गई है कि जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, किसी को हीट करते हैं हम, एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होकर टूट रहा है तो वो 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इन दोनों को जब आप सम करते हो तो क्या आता है? हमारे पास 100 ग्राम आता है। और जैसा बच्चों हमने इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया कि हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही बताता है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है। ये आपके NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, आप जाइए उसको पढ़िए, कोशिश करिएगा। अगर आप लोग अभी स्कूल में होते तो इसको लैब में कर रहे होते, जब जाइएगा स्कूल में तो इसको अपने लैब में करके देखिएगा और कोशिश करिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। थोड़ा क्यूरियस बनिए और ऐसा करके देखिए, ठीक है, जब आप स्कूल में जाइएगा। अभी तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये हमको ये एक्सपेरिमेंट कि देखिए, पहली बात तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, ये जो है ये थ्रेड, ये एक रबर की कॉर्क जो कि ऊपर से गैस को भी ना निकलने दे, क्योंकि अगर इसमें से गैस भी निकल जाएगी तो वो भी अपना एक वजन करती है, तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। और हमको एक चाहिए स्मॉल टेस्ट ट्यूब और हमको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया हुआ है कि हम एक कोनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इस लेवल तक भर देंगे, इस लेवल तक, ओके, और एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को भर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक थ्रेड की मदद से, जैसे आप देख रहे हो, थ्रेड की मदद से इस टेस्ट ट्यूब को लटकाए रहेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसको छोड़ देंगे कि वो उसमें गिर जाए, अभी नहीं उसको गिराना है। पहले हम इस तरह से पूरे अपैरेटस को, पूरे अपने इस एक्सपेरिमेंट को वजन करेंगे, यानी इसका वे करेंगे, जानेंगे कि इसका वे क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका वे इस टाइम पे x था, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम धीरे से इस कॉर्ड को हल्का सा ढीला करके इस थ्रेड को इसके अंदर गिरा देंगे। इससे क्या होगा कि जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो बेरियम क्लोराइड से क्या होगा, मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जब ये आपस में मिलेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा। इस केमिकल रिएक्शन के बाद हम फिर से क्या करेंगे बच्चों, हम फिर से इसको वे करेंगे, और जब हम वे करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका वजन भी इस टाइम पे भी x ही है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो हुआ है यहाँ पे, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट था वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं। कभी कभार ये एक्सपेरिमेंट आपको पैटर्न फाइन में या फिर एग्जाम्स में भी पूछ लेता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आप इसे फॉर्मूले को देखना चाहते हैं तो BaCN होता है, IUPAC अभी आपने पढ़ा नहीं है तो अच्छा है, हम आगे पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। आइए हम कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो पहला क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आप बच्चों देख पा रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है, अच्छा एक बार रीडिंग में कर लेते हैं इंग्लिश में, ओके। Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide. Which law of chemical combination will you use in solving this problem? तो बच्चों ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसको हीट करने पे हमको क्या मिला था बच्चों, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी। यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया
तो हमको 5.6 ग्राम ऑफ क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। पूछ हमसे ये रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा और ये कौन से केमिकल नौ केमिकल कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा। तो बच्चों मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि कौन से 9 केमिकल कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा। हाँ बच्चों आप लोग सही हो फिर से कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सॉल्व होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या बताता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास का जो प्रोडक्ट का मास होता है वही रिएक्टेंट के मास के बराबर होता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है यानी जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कैल्शियम कार्बोनेट को देख पा रहे हो 10 ग्राम है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम है। तो आप कैसे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे, हाँ बिल्कुल सही, 10 से अगर आप 5.6 को हटा दोगे तो हमको क्या मिलेगा 4.4 ग्राम। तो इस पूरे रिएक्शन में इसका आंसर ये होगा कि हमको 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं यानी पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड, और इसके साथ हमको क्या मिल रहा है बच्चों, इसके साथ हमको मिल रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 ग्राम ऑफ पोटेशियम को क्लोरेट है जिसको हम डिकम्पोज जब कर लेते हैं तो हमको 14 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिल रही है। और ये पूछा है हमसे कि कितना हमको ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों आप बताओ मुझको कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमको मिलेगा। हाँ बच्चों आप सही हो कि ये फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही सॉल्व होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या बताता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है और 14 ग्राम हमको यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड मिला है। सही आप लोग जान रहे हो, आप लोग सही कह रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे निकालेंगे, हम 24 ग्राम में से 14 ग्राम को घटा लेंगे और हमको मिल जाएगा 10 ग्राम। हाँ बच्चों आप लोग सही हो और आप में से कई का आंसर भी अब तक आया होगा कि यहाँ पे हमको 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है मिलेगा। तो अब तक बच्चों हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे और अच्छे से समझा कि आखिर इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। इसका हमारी डेली लाइफ में ये यूज है कि हमको ये पता चल जाता है कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, मीन्स सॉल्व कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे जो क्या कहते टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके टोटल मास के बराबर होगा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपके लिए क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये करता है कि कॉपर सल्फेट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमको ब्लू प्रेसिपिटेट मिल रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और इसके साथ ही साथ हमको क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को हम जब 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमको 10 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और 14 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो इस डाटा को प्रूव करने के लिए और उसका रीजन भी क्या है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको पूछूंगा इसके बारे में, आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करिएगा और पढ़ के आइएगा। आइए क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने जाना कि एटम क्या होता है। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको अब हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी वो इनडिविजुअल होता है। डेफिनेशन ऑफ एटम क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ एटम कह सकते हो कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। उसके बाद हमने ये जाना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, वो
इसलिए जरूरी है, ये प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है बच्चों? हाँ, वो ये प्रूव करता है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हमने ये जाना कि कितने नॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, 3 नॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला उसमें क्या है, सबसे पहला है नॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा नॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा नॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो हम हायर स्टडीज में करेंगे। उसके अलावा हमने जाना कि नॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है। नॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो नेवोजियन भाषा में, नेवोजियन साहब की भाषा में, कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जांच में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी तक तो ये 5 बातों में पढ़ा, अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, कैसे वो प्रूव करते हैं कि मैटर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जो कि एटम्स है। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इसको भी पढ़ेंगे, उसके साथ वो होमवर्क भी करेंगे जो हमने आपको दिया है। सो थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग और जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहो, अपने घर के अंदर रहो, खुश रहो, थोड़ी मोड़ी मस्ती के साथ साथ थोड़ी मोड़ी पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि बच्चों देखो ये 9th और 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होते हैं 11th और 12th के लिए। जो हमारा सीबीएसई करिकुलम है वो इस तरह से बनाया जाता है कि अगर हमारे 9th और 10th के कंसेप्ट क्लियर है तो हमारा 11th और 12th भी क्लियर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो। ओके।